तालिबान पर कब्जे के बाद कल पहली तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान की सरकार हर मोर्चे पर फेल थी, इसलिए उसे हटाना बहुत जरूरी था। इसके साथ ही तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिलाओं को इस्लाम के अनुसार हक दिया जाएगा। तो वहीं 20 साल बाद काबुल पहुंचा मुल्ला बरादर, जो तालिबान के टॉप 4 कमांडोज में से एक है। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कल पहली बार तालिबान मीडिया के सामने आया। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार नाकाम थी, इसीलिए उसे हटाना ज़रूरी था। इसी के साथ तालिबान ने कई वादे भी किए। कहा, दूतावासों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, दूतावासों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तालिबान महिलाओं से भेदभाव नहीं करेगा, महिलाओं को इस्लाम के अनुसार हक देंगे। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में आज़ादी से काम कर सकेंगी। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तो इस बीच आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा रहे हैं एक मिनट की खबर। अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद नाटो ने एक बैठक की और बैठक के बाद नाटो के महासचिव ने अमेरिका की तरफ अफगानिस्तान के हालात के लिए उनके नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो वहीं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया है और खुद को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया है। पंजशीर प्रांत से सालेह ने बयान जारी किया कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और अफगानिस्तान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सालेह ने कल पंजशीर में अहमद शाह के साथ बैठक की थी। वहीं नाटो ने अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा के बाद बड़ा बयान दिया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, अफगानिस्तान के हालात के लिए उसका नेतृत्व जिम्मेदार है। अफगान नेतृत्व खड़ा नहीं रहा, इसीलिए सेना ने हार मान ली। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, जिसमें शरणार्थियों को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने संकट से निपटने में भारत की अहम भूमिका बताई। इस बीच तालिबान के कब्जे के बाद जर्मनी ने अफगानिस्तान में अपने विकास कार्य रोक दिए हैं। अफगानिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं अफगानिस्तान में भारत के राजदूत ने बताया कि काबुल में भारत का दूतावास बंद नहीं है, अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को लाने की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है और अमेरिका भारत को अपने नागरिकों को निकालने के लिए एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने दे रहा है। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल समेत सीसीएस के बाकी सदस्य शामिल हुए। साथ ही पीएम मोदी काबुल एयरलिफ्ट पर निगरानी रख रहे हैं। इससे पहले आज काबुल से भारतीय राजदूत समेत 130 लोगों को लेकर एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहले जामनगर और फिर हिंडन एयरबेस पहुंचा। मेरे कमांडोज ने फुल सिक्योरिटी के साथ में और अपने राजनयिकों को, ऑफिशियल्स को, डायस्पोरा को और खुद अपने कमांडोज की टीम हम सुरक्षित निकल कर आए हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि जो भारतीय अब भी फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। There are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. अफगानिस्तान के हालात को लेकर चीन ने अमेरिका पर एक बार फिर से तंज कसा है और साफ कहा कि वियतनाम जैसी है हाल, यहाँ भी अमेरिका को हार मिली है। इसके बाद चीन ने कहा कि अमेरिका की वजह से ही अफगानिस्तान में युद्ध जैसे हालात बने हैं। अमेरिका की वजह से वहाँ पर कई आतंकवादी संगठनों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना हो रही है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में बदले इस हालात के लिए लोग अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं चीन ने भी अफगानिस्तान मामले को लेकर अमेरिका पर तंज कसा है।
चीन ने वियतनाम युद्ध की तस्वीरों के जरिए अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने ट्वीट कर लिखा है कि 20 साल पहले अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया था। क्या अमेरिका जीत गया है? अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की संख्या 1 से बढ़कर 20 से अधिक हो गई है। और क्या अमेरिका के इस युद्ध से अफगानिस्तान में शांति आई है? चीन की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी सैन्य नीति पर विचार भी करना चाहिए। 希望美方呢能对其动辄军事干预、穷兵黩武的政策做出认真的反思，停止。 लाहौर में तहरीक लब्बैक के एक सदस्य ने महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया है, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान सरकार से कड़ी अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और दोषों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने पर भारत ने पाकिस्तान सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है। लाहौर किले में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा प्रतिबंधित संगठन तहरीक लब्बैक के एक सदस्य ने तोड़ दी। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। पूजा स्थलों और प्रतीकों पर हमले से अल्पसंख्यकों में भय है। ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं। भारत के ऐतराज़ के बाद पाकिस्तान सरकार ने भी घटना की निंदा की। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट किया, शर्मनाक अनपढ़ों का यह झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। लाहौर किले में 2019 में स्थापित महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर तीसरी बार हमला किया गया है। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के रहीम यार खान शहर में मंदिर पर हमला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चल रहे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा की है। राज्य में चल रही परियोजनाओं में तेजी लानी होगी, इस बात का जिक्र किया। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने का न्योता दिया उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की और राज्य सरकार से परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। उत्तराखंड के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के पुनर्निर्माण की समाधि और शिव उद्यान में चल रहे प्रोजेक्ट में सुधार के साथ साथ तेजी लाने की बात कही। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता दिया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मिजोरम असम सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। मिजोरम के अधिकारियों का कहना है कि असम पुलिस ने हमारे नागरिकों पर फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक जख्मी हो गया है। इससे पहले मिजोरम असम सीमा पर 24 जुलाई को झड़प हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों समेत 7 की मौत हुई थी और 50 के आसपास संख्या 3 लोगों की जो जख्मी हुए थे। असम मिजोरम सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया है। मिजोरम के अधिकारियों ने दावा किया है कि असम पुलिस ने नागरिकों पर फायरिंग की है, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया है। कोलासिब जिले के उपायुक्त एच लल थलांगियाना के मुताबिक फायरिंग की घटना सुबह करीब 2 बजे असम के हैलाकांडी जिले की सीमा से लगे विवादित एतलांग इलाके में हुई। ये घटना उस वक्त हुई जब वैरेंगटे के 3 निवासी असम के बिलाईपुर निवासी एक दोस्त के पास गए थे। इस फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। इससे पहले मिजोरम असम सीमा पर 26 जुलाई को झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए थे। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाना है और इस पूरे मामले में शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने धारा 498 और 306 के तहत आरोपी बनाया हुआ है। आज सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आज सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई का अहम दिन है और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। फैसले में ये तय हो जाएगा कि शशि थरूर को राहत मिलती है या उन पर आरोप तय होता है। इससे पहले 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन शशि थरूर ने कुछ अहम कागजात पेश करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आज यानी 18 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने धारा 498A और 306 के तहत शशि थरूर को आरोपी बनाया है। सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में पाया गया था और 2015 में इस मामले में FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद 2018 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अत्याचार करने के लिए इन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था। तो चैंपियंस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जी न्यूज पर सुबह 9 बजे दिखाएंगे खास मुलाकात। 50 मिनट की बातचीत की रही प्रधानमंत्री की इन चैंपियंस के साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जल्द ही बदल सकता है अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी का नाम। जिला पंचायत समिति ने किया है प्रस्ताव पास और फिर से नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। अब इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार फैसला करेगी। यूपी की राजनीति में एक बार फिर नाम बदलने का ट्रेंड चर्चा में है। हाल ही में राज्य के 3 जिलों अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के नाम बदलने को लेकर हलचल तेज हो गई है। तालों के लिए मशहूर इस जिले में जिला पंचायत बोर्ड ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया और राज्य सरकार के पास भेज दिया। ऐसे ही फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले में भी जिला पंचायत समिति ने नाम बदलने का प्रस्ताव पास करके आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। इससे पहले योगी सरकार ने कई और रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मानते हुए उन सभी रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए। अब योगी सरकार को इस मामले में आखिरी फैसला लेना है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा कब होगा। वैसे यूपी में कई ऐसे शहर हैं जहां के नाम बदलने की मांग आती रही है। प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए राज्य की सरकार सहारनपुर के देवबंद में ATS कमांडो सेंटर बनाएगी। इसके साथ साथ नेपाल सीमा पर घुसपैठ को भी कम करने के लिए सेना के साथ ATS काम करने वाली है। योगी सरकार सहारनपुर के देवबंद में ATS कमांडो सेंटर बनाएगी। सरकार ने देवबंद में सेंटर बनाने के लिए ATS को 2000 वर्ग मीटर जमीन अलॉट की है। यहां पर प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार ATS अफसरों की तैनाती की जाएगी। हालांकि देवबंद से पहले ही लखनऊ और नोएडा में भी कमांडो सेंटर खोलने की तैयारियां चल रही हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते इन खतरों के लिहाज से आज जांच व सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपने कदम मजबूती से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसीलिए सरकार ATS के नए सेंटरों की संख्या बढ़ा रही है। भारत नेपाल सीमा पर भी बहराइच व श्रावस्ती में ATS की नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई है और जल्दी ही यहां पर 2 अन्य यूनिट भी बनेंगी जो नेपाल सीमा से होने वाली घुसपैठ पर भी सीधी नजर रखेंगी। उत्तर प्रदेश में अब तक ATS की 18 यूनिट हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी का 5वां नोटिस पहुंचा और आज पेश होने के आदेश है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद ईडी लगातार उनसे संपर्क की कोशिश कर रहा है। देशमुख को 5 बार समन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन न तो देशमुख अपना बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंचे और न ही उनकी पत्नी आरती अपना बयान देने पहुंची। अनिल देशमुख की तलाश में रविवार को भी ईडी ने नागपुर के अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी की थी। इसके अलावा मुंबई और काटोल में भी छापेमारी की गई, लेकिन अनिल देशमुख कहीं नहीं मिले। ईडी के समन पर इससे पहले अनिल देशमुख कहते थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर फैसला आने के बाद वो खुद ईडी दफ्तर जाकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें आज पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। अब देखना है कि अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लेने के लिए आज दिल्ली एयरपोर्ट से टीम इंडिया का एक बैच टोक्यो के लिए रवाना हो जाएगा। आपको बताएं, टोक्यो जाने से पहले एयरपोर्ट उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजन भी यहां पर हुआ है।
जब रवानगी हुई इस पूरी टीम की टोक्यो पैरालंपिक्स में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहला भारतीय दल का बैच आज टोक्यो के लिए रवाना हो गया है। टोक्यो जाने वाले इस बैच में जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी टेक चंद्र, हाई जंप में भाग लेने वाले मरियप्पन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी विनोद कुमार शामिल हैं। टोक्यो रवाना होने से पहले भारतीय खेल प्राधिकरण ने एयरपोर्ट पर ही खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया और उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ी दिल्ली से रवाना हुए। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.